वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। यार एक परफेक्ट मैड्रिड डर्बी हमें देखने को मिली। जो कुछ हमने एक्सपेक्ट किया था इस गेम से वो सब कुछ हमें देखने को मिला। हर तरह का मिर्च मसाला जो है वो इस गेम के अंदर मौजूद था। टेक्टिकली बात की जाए, टेक्निकली बात की जाए, और उसके अलावा जो मिर्च मसाला जो हमें चाहिए होता है एज अ फुटबॉल फैन और एज अ न्यूट्रल फैन, वो सब कुछ इस गेम के अंदर था। और एट द एंड ऑफ द डे गेम ड्रॉ भी हुआ। अब अगर बार्सिलोना पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मेरा आप 2 दिन पहले प्रीव्यू उठाकर देखो, जहां पर मैंने मैड्रिड डर्बी का भी प्रीव्यू किया था और बारसा ओसासुना गेम का भी प्रीव्यू किया था। तो मैंने वहां पर यही बात बोली थी कि बार्सिलोना अगर ये गेम अपना ओसासुना का जीत जाती है तो बारसा के पास बड़ा अच्छा मौका होगा टेबल के ऊपर अपनी लीड को एक्सटेंड करने का। लेकिन बारसा अपना गेम हारा और बुरी तरह से हारा। और हुआ वही जो मैंने कहा था कि रियल मैड्रिड 2 पॉइंट भी यहाँ से ड्रॉप कर सकती है, 3 पॉइंट भी ड्रॉप कर सकती है। और रियल मैड्रिड ने लास्ट मोमेंट ऑफ द गेम्स में आकर जो है वो 2 पॉइंट जो है ड्रॉप कर दिए। अब अगर हम टैक्टिकली बात करें ना इस गेम की, तो बेसिकली ये गेम मैं सिम्यूनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको देखूं तो सिम्यूनी ने इस बार थोड़ी सी चालाकी की। देखो, सिम्यूनी जो है वो 4-4-2 फॉर्मेशन के साथ उतरा। एक्सपेक्टेशन ये थी, मीडिया भी यही बता रहा था कि सिम्यूनी 5 डिफेंडर्स के साथ उतरेगा और उनकी जो फॉर्मेशन रहेगी वो 5-3-2 रहेगी। लेकिन सिम्यूनी ने 4-4-2 जो है वो उतारी फॉर्मेशन, और यहाँ पर किलियन एम्बापे नहीं थे। तो ये चीज़ जो थी थोड़ा एडवांटेज जरूर देगी एटलेटिको डी मैड्रिड को। और अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आपने विनी जूनियर को कैसे रोकना है, क्योंकि मेन मैन रियल मैड्रिड की वो विनी जूनियर ही थे। और सिम्यूनी ने क्या किया कि उन्होंने मोलिना को लगा दिया विनी जूनियर के पीछे। बेसिकली 4 डिफेंडर बहुत नैरो होकर खेल रहे थे, और जहां जहां विनी जूनियर जा रहे थे उनके पीछे पीछे मोलिना जो है वो साइड की तरह लगे हुए थे, और कभी कभी ये बैक 3 भी बन जाती थी। तो डिफेंसिवली बहुत ही सॉलिड नजर आ रही थी एटलेटिको डी मैड्रिड। चांसेस की जहां तक बात की जाए तो ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो हमें देखने को मिल रहा था कि सेट पीसेस के ऊपर ही गोल निकल के आएगा। और हमें जो है वो ओपन चांसेस कोई इतने ज़्यादा देखने को मिले नहीं थे इस गेम में। बाद में जब गोल स्कोर हो गया तो उसके बाद से कुछ चांसेस निकले थे, क्योंकि उस वक्त तो ये था कि एटलेटिको डी मैड्रिड को भी गेम में वापस आना था, तो गेम थोड़ी सी ओपन हो गई थी। लेकिन फर्स्ट हाफ में कोई इतने ज़्यादा चांसेस नहीं बने थे। काफ़ी कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग थी दोनों साइड की तरफ से। और अगर रियल मैड्रिड पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अब मैं वही बात करूंगा जो हमेशा रियल मैड्रिड को लेकर मैं कर रहा हूँ इस सीजन में, कि क्रूज को उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस किया मिडफील्ड के अंदर। क्योंकि जिस तरह से क्रूज मिडफील्ड के अंदर कंट्रोल लेकर आते थे और उनके जो डायरेक्ट पासेस होते थे, और फिर डिफेंस जो है वो जिस तरह से वो डिफेंस को ऑर्गेनाइज करते थे, वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड जो है अभी भी लैक कर रही है। क्योंकि रियल मैड्रिड को काउंटर काफ़ी आसानी के साथ जो है वो पढ़ते हुए हम देख रहे हैं। अब जब हाफ टाइम हुआ तो उस टाइम के ऊपर 4-4-2 जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन थी। तो सेकंड हाफ में जब सिम्यूनी आए तो उन्होंने वहां पर गेम को चेंज किया और 5-3-2 फॉर्मेशन के साथ वो उतरे। अब एटलेटिको मैड्रिड का प्रॉब्लम ये है कि यार एटलेटिको मैड्रिड डिफेंसिवली तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब वो ट्रांजिशन में वो काउंटर अटैक के लिए जाते हैं तो वहां पर उनके पास पेस नहीं है उस तरह की। और वहां पर जो जब पेस नहीं हो आपके पास तो रियल मैड्रिड आपको नहीं हिलने देती, और यही चीज़ जो है वो हमें देखने को मिली। और अब अगर मैं गेम की बात करता हूँ कि गोल किस तरह से आया, तो यार गोल देखो, लग रहा था कि रियल मैड्रिड किसी भी तरह से गोल निकाल लेगी, क्योंकि रियल मैड्रिड से आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि बड़े मैच में वो मोमेंट्स क्रिएट करने, किस तरह से मोमेंट्स को क्रिएट किया जाता है वो रियल मैड्रिड से बेहतर कोई नहीं जानता। विनी जूनियर ने फाउल विन किया, जो कि फाउल था नहीं। वहां पर डिफेंडर को येलो कार्ड भी मिला, फाउल भी मिला, और उसी के ऊपर ही जो है वो सेट पीस के ऊपर मिलिताओ के पास बॉल आया, उसने शूट मारी और गोल स्कोर हो गया। और वहां पर लग ये रहा था कि मैड्रिड जो है वो यहाँ से 3 पॉइंट निकालने में कामयाब हो जाएगी। उसके बाद कुछ भगदड़ मची, कुछ जो है वो मारधाड़ शुरू हुई गेम के अंदर। और जो सेलिब्रेशन हुई थी वहां पर कोर्तुआ की तरफ से, क्योंकि कोर्तुआ एक्स एटलेटिको डी मैड्रिड प्लेयर भी रहे हैं, तो उनकी सेलिब्रेशन की वजह से जो है वो फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हो गए। उन्होंने कुछ चीज़ें भी उठाकर फेंकी उनके ऊपर, जिसकी वजह से गेम जो है सस्पेंड करनी पड़ी। सिम्यूनी को आना पड़ा, प्लेयर्स को आना पड़ा, फैंस को काम डाउन करना पड़ा, और यहाँ तक कि
ग्राउंड के अंदर ये भी अनाउंस किया गया कि अगर फैंस ने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया तो गेम को जो है वो परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाएगा। तकरीबन 15 मिनट के बाद से प्लेयर्स वापस आए और मुझे लग रहा था कि यार गेम में शायद वो इंटेंसिटी नहीं बन पाएगी जो ये सस्पेंशन से पहले बनी हुई थी, लेकिन गेम ने जो है ना वो मज़ा करा दिया। और उसके बाद एटलेटिको डी मैड्रिड ने अटैक करने शुरू किए। अटैक जब शुरू हुए तो वहाँ पर चांसेस जब बने तो लग रहा था कि एटलेटिको डी मैड्रिड जो है ना वो गोल स्कोर कर सकती है और मैच में वापस आ सकती है। मैं यहाँ पर कार्लोस एंसेलोटी को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करूँगा कि उन्होंने बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच जो है वो अपनाई थी इस गेम में, क्योंकि जब वो 1-0 से जीत रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने विनी को और रॉड्रिगो को क्यों निकाल दिया। दोनों आपने अपने मेन अटैकर्स को बाहर निकाल दिया, वो बात मुझे समझ में नहीं आई। और वो फिर सर बॉबी को लेकर आ गए और सर बॉबी के पास एक बड़ा अच्छा मौका था, बिल्कुल उनके पास वही चांस बना था जिस तरह से उन्होंने गोल स्कोर किया था स्टुटगार्ट के अगेंस्ट, लेकिन हर बार वही नहीं होता। और वहाँ पर बिलिंगम उनके साथ साथ थे, वो पास देते तो एक मौका बन सकता था। और उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म वहाँ पर मिल रहा है कि आपने जो है वो पास नहीं खिलाया, डायरेक्ट शूट पे चले गए और शॉट उन्होंने बाहर मार दी। अगर वहाँ पे 2-0 हो जाता तो गेम किल कर सकती थी रियल मैड्रिड, लेकिन रियल मैड्रिड ने अब एक चांस जो है वो ज़ाया किया। फिर भैया एटलेटिको डी मैड्रिड को एक बहुत ही प्यारा मौका मिलता है। क्या कमाल का यार, एक मक्खन पास निकल के आता है, थ्रू पास, और इतनी प्यारी स्मूथ फिनिश थी कोरिया की कि मतलब मैं समझता हूँ कि इतनी इंटेंस गेम में अगेंस्ट कोर्तोआ 7 डिफेंडर आपके चिपका हुआ था, वहाँ पर उन्होंने कोर्तोआ को भी बीट किया और उसके बाद गोल स्कोर किया और ये मैड्रिड डर्बी 1-1 से ड्रॉ की। यार मैच का मज़ा आया, हर चीज़ देखने को मिली, रेड कार्ड भी था, सब कुछ था यहाँ पर। लेकिन यार मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैड्रिड फैंस को भी और विनी जूनियर को भी स्पेशली। शायद मैड्रिड फैन को ये बात ठीक ना लगे, लेकिन विनी जूनियर जितना अच्छा प्लेयर है, टॉप 3 टॉप 5 प्लेयर्स में वो आता है और इस वक्त बैलन डोर जीतने की बिल्कुल वो मतलब फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट है वो। लेकिन यार उसको अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए, क्योंकि उसके बिहेवियर की वजह से ना ग्राउंड का माहौल भी ख़राब होता है और फैंस जो है ना वो बिला वजह की हेट भी जो है विनी जूनियर को देते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो जितना अच्छा प्लेयर है ना, वो रोनाल्डो और मेसी से उसको सीखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाई थी। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रियल मैड्रिड फैन बेस ही नहीं है, आपको चाहिए कि आप अपने लिए जो दुनिया के फुटबॉल फैंस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, आप उनको अपने फॉलोअर्स बनाओ। लेकिन आप हर गेम में जाकर जो है वो इस तरह से फैंस को भी प्रोवोक करते हो, अपोजिशन को भी प्रोवोक करते हो, हर दफ़ा ये चीज़ नहीं चलती। आप गिरते चले जा रहे हो, ज़रा सा कोई प्लेयर टच होता है, डाइव कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को ना विनी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों के ऊपर रेफ्स को भी पता चल गया था कि यार ये डाइव कर रहा है। और एक जो जहाँ पर गोल स्कोर हुआ था रियल मैड्रिड का, वहाँ पर उन्होंने वो फाउल भी विन किया था, वो येलो कार्ड भी उन्होंने दिलवाया था क्योंकि वहाँ वो फाउल नहीं था। तो ये तो एक उनकी एक एबिलिटी तो ज़रूर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको इम्प्रूव करना चाहिए। और अगर वो इम्प्रूव करके फुटबॉल पर ज़्यादा फोकस करें ना तो वो ज़्यादा लीथल प्लेयर बन सकते हैं। अ, अब अगर मैं वही बात कर रहा था कि अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो बहुत ही कमाल गेम था, मज़ा आया गेम का। और बार्सिलोना फैंस के लिए अच्छी खबर ये थी कि कल का गेम हारने के बाद भी आप 3 पॉइंट के साथ जो है वो लीड के ऊपर बने हुए हो। आपने अपना अनबीटन रन तो ख़त्म कर दिया, लेकिन रियल मैड्रिड और एटलेटिको डी मैड्रिड ये दोनों टीम्स अभी भी अनबीटन है टेबल के ऊपर, लेकिन ये दोनों टीम्स अभी बार्सिलोना से नीचे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो ला लीगा का टाइटल है वो बेसिकली जो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के दरमियान सही फाइट होने जा रही है। और आपकी जो 3 मेजर टीम्स हैं, बार्सा, मैड्रिड और एटलेटिको डी मैड्रिड, इन तीनों के आपस में जो गेम्स होंगी वहाँ पर जो भी रिजल्ट्स आएंगे ना, उसके बाद से हमें उन रिजल्ट्स के बेस के ऊपर ये पता लगेगा कि कौन सी टीम जो है वो ला लीगा जीतेगी। तो खैर ये था मेरा मैच का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपना कमेंट में आपने ज़रूर बताना कि आपका गेम के बारे में क्या एनालिसिस है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको गेम कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।